हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 11 से 15 फरवरी 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ नई दिल्ली में किसने किया है? तो याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जो है इस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है 6 से 9 फरवरी तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। और याद रखेंगे, कुल इसमें जो है 3 स्पर्धा, तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग जो है इसमें इन तीनों स्पर्धाओं में कुल 39 पदक दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें विभिन्न बिम्स्टेक सदस्य देशों के 268 एथलीट जो है इसमें भाग ले रहे हैं। और बिम्स्टेक उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था, याद रखेंगे। और इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, ये जो है एक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है बिम्स्टेक। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट याद रख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छिंदक नागवंशियों द्वारा बनवाया गया 962 साल पुराना किला किन नदियों के संगम पर बना है? तो याद रखेंगे, इंद्रावती नदी और मार्कंडी नदी ये बस्तर में है और इनके संगम पर, इन दो नदियों के संगम पर बना है छिंदक नागवंशियों द्वारा बनवाया गया 962 साल पुराना किला। ठीक है, ये राजा मधुरांतक का किला है। विस्तार पर बात कर लेते हैं। इंद्रावती और मार्कंडी नदियों के संगम के ऊपर राजा मधुरांतक का 962 साल पुराना किला है। यहाँ भगवान विष्णु तथा लज्जा गौरी और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो कि पार्श्वनाथ है, इनकी दुर्लभ प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। जगदलपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर नारायण पाल चौक से करीब 7 किलोमीटर दूर गढ़बोदरा गांव है। यहाँ छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया पुराने किलों और मूर्तियों के भग्नावशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में दंतेवाड़ा जिले का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखेंगे, फुलपाड़ झरना। ठीक है, फुलपाड़ जलप्रपात जो कि दंतेवाड़ा जिले का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। दंतेवाड़ा जिले के विकास खंड कुआंकोंडा से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पालनर से 7 किलोमीटर की दूरी पर फुलपाड़ पर्वत स्थित है। यह झरना बेलाडीला पहाड़ी से निकलकर अरनपुर घाटी से होते हुए फुलपाड़ पर्वत से गिरता है, इसलिए इसका नाम जो है फुलपाड़ झरना पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 225 फीट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य में कहाँ लोरिक चंदा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा, आरंग के ग्राम रीवा में लोरिक चंदा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। जनपद पंचायत आरंग के ग्राम रीवा में लोरिक चंदा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, लोरिक चंदा ये जो है लोरिक चंदा की लोक गाथा को लोरिकायन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये लोरिक और चंदा की प्रेम कथा है लोरिकायन, जिसमें राजकुमारी चंदा और लोरिक के प्रेम संबंध और लोरिक द्वारा पारिवारिक विरोध, सामाजिक तिरस्कार का सामना करते हुए बच निकालने की घटनाओं पर ये जो है गाथा आधारित है। ठीक है, तो लोरिक चंदा का प्रतिमा का अनावरण जो है आरंग के ग्राम रीवा में हुआ है हाल ही में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यटन के रूप में विकसित कुमेली झरना किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा, ये सूरजपुर जिले में स्थित है कुमेली झरना। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण इसे जिला मुख्यालय से करीब का झरना माना जाता है। ठीक है, कुमेली घाट जलप्रपात सूरजपुर जिले के रामानुजगंज विकासखंड में स्थित है और स्थानीय निवासियों के अनुसार जो है यहाँ पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये अभी मतलब चर्चा में है कुमेली झरना सूरजपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये योजना का नाम है नियत नीला नार योजना, या इसे कहते हैं आपका अच्छा गांव योजना। ठीक है, इन दोनों का नाम आप याद रख लेंगे, दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य शासन द्वारा योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। ठीक है,
हाल ही में बजट पास हुआ है जिसमें योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। नियत नेल्लानार का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव योजना। ये आतंक प्रभावित क्षेत्रों में नए 14 कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि के गाँव में लागू होगी और इसके तहत गांव में सभी मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साथ ग्रामीणों को 32 व्यक्ति मूलक जो योजनाएं हैं इनका लाभ इन्हें जो है ग्रामीणों को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो जैसलमेर में इसका आयोजन जो है 22 से 24 फरवरी तक किया जाएगा, डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। डेजर्ट फेस्टिवल की शुरुआत लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस के साथ होगी जिसमें इस बार स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, इस वर्ष का इसका थीम है बैक टू द डेजर्ट। थीम याद रख लेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेजर्ट फेस्टिवल का इस वर्ष का थीम क्या है, बैक टू द डेजर्ट। ठीक है, और महोत्सव की तैयारियों हेतु कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में व्यवसायियों, कलाकारों और अन्य लोगों की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। तो याद रखेंगे 22 से इसका आयोजन हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नए युग के प्रभावशाली लोगों के लिए सरकार द्वारा किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो प्रभावशाली लोगों के लिए जो है राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। विस्तार पर बात करेंगे। राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कार का उद्देश्य भारत का विकास और सांस्कृतिक आख्यान को आकार देने वाली विविध आवाजों और प्रतिभाओं को उजागर करना है, साथ ही सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना और डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कार की घोषणा माई गॉव इंडिया यानी कि माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा की गई है। यह पुरस्कार 20 से अधिक श्रेणियों में असाधारण रचनात्मकता और नवीनता को मान्यता देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओडिशा के किस वन को जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है? तो इस वन का नाम है गुप्तेश्वर वन। यहाँ गुप्तेश्वर मंदिर भी स्थित है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि BHS घोषित किया गया है। यह 350 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला हुआ है। ठीक है, अन्य 3 जो है कंधमाला जिले में मंदसरू BHS, गजपति जिले में महेंद्रगिरी BHS और बारगढ़ और बोलांगीर जिलों में गंधमर्दन BHS, ये इन तीनों है। ठीक है, और इस क्षेत्र में स्तनधारियों की 28 प्रजातियां, पक्षियों की 188 प्रजातियां, उभयचरों की 18 प्रजातियां, सरीसृपों की 48 प्रजातियां, पतंगों की 43 प्रजातियां और तितलियों की 141 प्रजातियां सहित कुल 608 जीव प्रजातियां यहाँ पाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में नरेंद्र कुमार यादव को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो हाल ही में नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सिविल सेवक नरेंद्र कुमार यादव और सबसे कम उम्र के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारियों में से एक है। वह इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने जाने वाले पहले सिविल सेवक बने हैं। वह सार्वजनिक सेवा के प्रति अपने समर्पण, जुनून और अटूट प्रतिबद्धता हेतु जाने जाते हैं। इसे 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में PM स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि की है? तो PM स्वनिधि द्वारा जो है स्ट्रीट वेंडर्स की वार्षिक आय में 23,000 रुपए की वृद्धि की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। विस्तार पर बात करेंगे। PM स्वनिधि के तहत प्रदान की गई 10,000 की पहली किश्त से 23,460 स्ट्रीट वेंडरों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है। PM स्वनिधि को 2020 में स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2020 में लॉन्च किया गया था। और याद रखेंगे यह अध्ययन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सेंटर फॉर एनालिटिकल फाइनेंस द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये क्षेत्रीय केंद्र जो है संगीत नाटक अकादमी का हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र यानी कि संगीत नाटक अकादमी दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। भारत कला मंडपम सभागार का शिलान्यास और संगीत नाटक अकादमी दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन 12 फरवरी को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। ठीक है, यह प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तथा इसकी स्थापना जो 1953 में हुई थी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 67वीं 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इस मीट को जो है लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये 12 से 16 फरवरी तक आयोजित की जा रही है ऑल इंडिया 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। विस्तार पर बात करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक 67वें एआईपीडीएम की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य अपराधों की वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, ठीक है। आरपीएफ के महानिदेशक ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के लिए समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में आईईई केरल अनुभाग ने इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को 2024 के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है? तो इस जो है आईईई केरल अनुभाग द्वारा केपीपी नाम्बियार पुरस्कार प्रदान किया गया है एस सोमनाथ को, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये है केपीपी नाम्बियार, जिनके नाम पर यह पुरस्कार है। विस्तार पर बात करेंगे। इस वार्षिक पुरस्कार का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरल अनुभाग के संस्थापक अध्यक्ष केपीपी नाम्बियार के नाम पर रखा गया है। उन्हें मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के आईईई दृष्टिकोण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। एस सोमनाथ को इसरो के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम चंद्रयान 3 के संचालन में उनके योगदान के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में हर साल विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? और हाल ही में कब मनाया गया है? तो याद रखेंगे 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड यूनानी डे के बारे में बात करते हैं। विस्तार पर बात करेंगे। यह भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन उनकी जयंती का प्रतीक है। उन्हें यूनानी चिकित्सा का प्रणेता भी कहा जाता है। इस वर्ष के इस विश्व यूनानी दिवस का विषय जो है यूनानी चिकित्सा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इसका विषय है। और इसे अरबी या इस्लामी चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व यूनानी दिवस की उत्पत्ति वर्ष 2016 में हुई थी। हकीम अजमल खान का जन्म जो है 11 फरवरी 1868 को हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर जो है यह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब को नए राष्ट्रपति बनाया गया है? तो याद रखिएगा, फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये अलेक्जेंडर स्टब। इन्हें नए राष्ट्रपति बनाया गया है फिनलैंड के, ठीक है। इन्हें जो है नया राष्ट्रपति बनाया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। 11 फरवरी को अलेक्जेंडर स्टब ने चुनाव में 51.7% वोट के साथ फिनिश राष्ट्रपति पद जीतकर राजनीति में विजय वापसी की है। और 1 मार्च को स्टब आधिकारिक तौर पर सॉली निनिस्टो की जगह पद ग्रहण करेंगे, ठीक है। फिनलैंड के नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के बाद यह पहला चुनाव है। और अप्रैल 2023 में फिनलैंड आधिकारिक तौर पर वॉशिंगटन के नेतृत्व वाले गठबंधन का 31वां सदस्य बना था, ठीक है, अप्रैल 2023 में। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल है अभी, और न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं सभी के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, और एड्रेस दिया गया है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।